चलिए ठीक है, देखिए ठीक है। चलिए आपका जो 26 वीडियोस हैं वो पूरे हो गए हैं, ठीक है। 26 वीडियोस पूरे हो गए हैं, तो उसका फीडबैक वगैरह आप ज़रूर भेजिए, ठीक है। कैसा आपको लगा, यूनिट 1 में क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं आया, किस तरीके की दिक्कतें हैं, क्या है, ठीक है। क्योंकि यूनिट 1 जो है वो आपका बेसिकली 9th और 10th से रिलेटेड था। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पहले पढ़ी हैं, काफ़ी अच्छे से आपको याद हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने बिल्कुल नई पढ़ी, नए कंसेप्ट पढ़े, ठीक है। तो वो जो है आपके लिए कुछ नए रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसकी MCQs जो हैं वो आपको YouTube पे हम कराते रहेंगे, तो उसका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस पर हमारे लगभग सभी टीचर्स अभी रेडी हैं कि जर्नल साइंस पे आपका टेलीग्राम पे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। टेलीग्राम वाले तो स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपके यहाँ YouTube के अंदर भी मैं अपनी ही वीडियोज़ लेकर आऊँगा जल्दी, ठीक है। अब रही बात आप लोगों की आगे की जो 26 वीडियोज़ हैं, अगली 26 वीडियोज़, उनका क्या रहेगा। देखिए यूनिट 1 आपका लगभग ख़त्म हो गया है, तो यूनिट 1 की 2 से 3 वीडियोस आपकी बायो में आएंगी, और ऐसे ही 2 से 3 वीडियोस आपकी केमिस्ट्री में आएंगी। थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आज भी बता दूंगा आपको एक चीज़ का, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो यूनिट 1 की कुल मिलाकर के आप मान लीजिए मैक्सिमम भी अगर आप देखते हैं तो 6 वीडियोज़ जो हैं वो आपकी किसकी होंगी, यूनिट 1 की होंगी, जो आपके अगले 26 वीडियोज़ में आएंगी, ठीक है। कुल 26 में से 6 ये हो गई, तो आपकी जो बची हुई 20 वीडियोस हैं वो वीडियोस आपकी यूनिट 2 की होंगी अब। और यूनिट 2 आपको पता है 11th और 12th है। यूनिट 2 क्या है आपका, 11th और 12th से है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो यूनिट 2 तो थोड़ा लंबा खींचेगा आपका, क्योंकि कुछ केमिस्ट्री है, कुछ फिजिक्स है। हाँ, जो इसके 20 लेक्चर्स होंगे ये आपके क्लास वाइज नहीं होंगे, जैसे यहाँ तो हम 9th 10th के लेक्चर के अकॉर्डिंग चले, ये आपके चैप्टर वाइज होंगे, ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपके होंगे चैप्टर वाइज, पाठानुसार। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका पहला चैप्टर, एक चैप्टर आया आपका, मान लीजिए यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया, ठीक है, या कार्बनिक कंपाउंड्स आ गया, जो भी है आपका एक चैप्टर बना, इस चैप्टर की वीडियोस बनाई जाएंगी। अब इस एक चैप्टर में आपके 11th में जो है वो भी आएगा, 12th में जो है वो भी आएगा, और इसी के साथ साथ 11th और 12th में जो है वो भी, और इन्हीं चैप्टरों से रिलेटेड अगर कहीं ग्रेजुएशन में कुछ है जिससे MCQ के चांसेस हैं तो वो आएगा। तो हम चैप्टर वाइज किसी भी टॉपिक को ऐसे उठाएंगे। अब हो सकता है आपके सिलेबस के अंदर ये एक टॉपिक जो लिखा है ये एक वीडियो में पूरा हो जाए या 2 वीडियोज़ में पूरा हो, वो डिपेंड करता है चीज़ों पर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट 2 यानी कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग जैसे आपका यूनिट 1 अप्रॉक्स आपका 26 वीडियोस में पूरा हो गया, कुल मिलाकर के 6 वीडियोस के आसपास आपकी और बची, लगभग पूरा हो ही चुका है ना। जैसे यूनिट 1 पूरा हुआ, वैसे आपका यूनिट 2 लगभग आप मान के चलिए 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका कवर हो जाएगा। और ये जब कवर हो जाए तो इसके ख़त्म हो जाने के बाद फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो जो इससे आगे बढ़ेंगे वो होगा आपका यूनिट 3। यूनिट 3 की बात मैं वहाँ भी करूँगा। एक बार थोड़ा सा आपको बता दूँ, यूनिट 3 में हम 2 सेक्शन कर लेंगे, बायो वाले अपना अलग, मैथ्स वाले अपना अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे यूनिट 2 और 3 हो जाती है, फिर हम इसके बारे में अपना यूनिट 2 और यूनिट 2 के दोनों पार्ट, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। ये तो रही आपकी आगे के आने वाली वीडियोस की बात कि हम क्या करेंगे, कहाँ करेंगे और किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। एक बार ये देखिए ताकि समझ में आ जाए, है ना, क्या करने वाले हैं, कहाँ और कैसे करने वाले हैं। क्योंकि पढ़ना तो आपने है, हम पढ़ा सकते हैं इस चीज़ को सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, हम ज़्यादा चीज़ें आपको ला सकते हैं, आपके सामने रख सकते हैं, पढ़ना आपको है, ठीक है। और इनकी PDF जो हैं आपकी यूनिट 1 के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी PDF सब बुक्स वगैरह तो मैं भेज दूंगा आपको, NCERT के चैप्टर्स वगैरह भी। अब मैं ये देख रहा था कि किसी एक्स्ट्रा कोचिंग की अगर NDA, CDS, FCAT वगैरह के अगर नोट्स हों कहीं से मिल जाए मुझे, तो किसी भी कोचिंग की हो वो भी मैं साथ में आपको भेज दूँ, है ना। जितने ज़्यादा नोट्स होंगे मैं भेज तो दूंगा, कुछ आपके लिए स्पेसिफिकली मैं बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। सबको ग्रुप में मिल जाएगी वो, ठीक है। मैं ब्रॉडकास्ट कर दूंगा तो पर्सनली भी सबको मिल जाएगी, उसको देख लेना एक बार, ठीक है ना। उसको देख लोगे चल जाएगा काम, उसमें से देख लेना। कुछ PDF में स्पेसिफिकली बता दूंगा ये करनी है, जो नहीं करनी होंगी वो PDF
टाइम हो तो देख लेना टाइप वाली मैं PDF में भेज दूंगा, PDF का ज़्यादा इशू है नहीं। ये जर्नल साइंस था, जर्नल साइंस में बहुत क्वेश्चन है, जितना आपने पढ़ा वो तो चैप्टर का बेसिक था, वो आगे काम आएगा। अभी इसके अलावा आप देखेंगे ल्यूसेंट है, और ल्यूसेंट के ऊपर हो सकता है बहुत ही जल्दी हम यूट्यूब पे सीरीज़ ले आएँ, ल्यूसेंट MCQs करके। अब ल्यूसेंट MCQs करके जो सीरीज आएगी वो ल्यूसेंट की बात करेगी, इसमें जितने साइंस के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, है ना, ल्यूसेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जर्नल साइंस वाला पोर्शन है, मेन पोर्शन है आपका 11th 12th, लेकिन 11th 12th के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं एज पर इसके। जैसे आप बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्जाम की कर रहे हैं, उसमें काफ़ी है, लेकिन इसमें थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, बहुत अच्छा लेवल नहीं है, बेसिक लेवल रहेगा। अगर आपको थोड़ी चीज़ें आती भी हैं तो चल जाएगा काम, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ देखिए, आज की वीडियो जो आपकी आएगी ये वैसे तो लेक्चर आपका 27 होगा, लेकिन ये जो 26 वीडियोस की पेमेंट जिसने की है उसे भी मिलेगा, वो आराम से इसे देखेंगे आज, और इसको देखने के बाद सेम प्रोसेस है, क्योंकि हमारा नया ब्रॉडकास्ट बन चुका है, कुछ बच्चों ने पेमेंट कर दी थी, ठीक है। कल से आपको अगली 26 वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, अगले लेक्चर्स के लिए अगली 26 वीडियोस मिलने लग जाएंगी। उसके लिए फिर से सेम चीज़ है, आपको गूगल पे या आप कोई भी ऐसा ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का यूज़ करते हैं तो आपको पेमेंट करनी है किस पे, वही 7900304188, ठीक है, 7900304188 यहाँ पे, इस पर आपको पेमेंट कर देनी है। और ये आपकी अगली 26 वीडियोस के लिए होगा, जिसमें से 6 वीडियो आपकी लगभग यूनिट 1 की होंगी और बाकी 20 वीडियोस आपकी यूनिट 2 की होंगी, ठीक है। 20 वीडियोस आपकी किसकी होंगी, यूनिट 2 की होंगी इस वाले कोर्स में। आपको फिर से इसी के अंदर आपका पेमेंट करना है। आपकी पेमेंट जिसने भी ये कोर्स पहले परचेज कर लिया है उसके लिए हमेशा के लिए ये पेमेंट 600 रुपीज़ ही रहेगी पर 26 वीडियोस। हर 26 वीडियोस के लिए जिसने 15 अगस्त से पहले परचेज कर लिया था उन सब के लिए ये सिलेबस फीस 600 रुपीज़ ही है। 15 अगस्त के बाद अब जो भी परचेज करेगा उसके लिए ये वैल्यू 800 रहेगी, वो कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। अब क्योंकि ऐसा है, रश भी बढ़ रहा है, बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आप सभी लोगों के पर्सनल क्वेरीज हैं, ठीक है, अपना हमारे पास पूरा टाइम होता है, हम निकाल के देते हैं, ठीक है। तो बच्चे काफ़ी हैं, अपना बड़ा सिलेबस है और साथ में बैच ज़्यादा है, क्योंकि देहरादून से लेकर के अपने लोकल पिथौरागढ़ में भी है जहाँ हमारा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ से लेकर के ऑनलाइन में हमारे देहरादून से, नैनीताल से, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब हमारे लिए भी क्या है, चीज़ें थोड़ा सा टिपिकल हो रही हैं समझानी, कि बहुत सारी इंक्वायरीज एक साथ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, रेगुलर 25, 30, 40 इंक्वायरीज जो हैं वो पेड कोर्स से रिलेटेड आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि सबको मैसेज वगैरह भेजना है, तो आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, कभी भी डाउट हो तो आप पर्सनली डाल दीजिए मैसेज, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो जब भी टाइम होगा उस हिसाब से मैं बता दूंगा, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, लेक्चर्स वगैरह की कोई इशू नहीं है, आराम से पढ़िए। हिंदी इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मेरी खुद हिंदी मीडियम ही रही है, पर ध्यान दीजिएगा आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट कर रहा है तो आपको किस में पढ़ना है, वो इंग्लिश में पढ़ना है, वो आपकी मजबूरी है। इंग्लिश वाले को ही ऑथेंटिकली सही भी माना जाता है, हिंदी वाले को सही नहीं माना जाता। अगर बाय द वे कभी क्लैश हो गया, कभी 2 क्वेश्चन हो गए हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग, तो इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा, हिंदी वाले को गलत। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़िए, आप हिंदी में पढ़िए बेसिकली, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाते, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपना। एक और जनरल कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा निपटा लेते हैं तब तक, है ना। एसिड एंड बेस, इसके अलावा आपका सॉल्ट भी है, एसिड एंड बेस सॉल्ट भी है। ये आपका बाद में भी है केमिस्ट्री में, फिलहाल बाद वाला जो है 11th 12th वाला, उसमें ज़्यादा कंसेप्ट हैं, उसमें और चीज़ें भी हैं, लेकिन यहाँ इतना काफ़ी है, ठीक है। अब आपको ज़्यादा पढ़ना है इसके अंदर तो मैंने आपको एसचंद भेजी है, उसमें से पूरा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ोगे काम चल जाएगा, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ोगे काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। छोटा सा चैप्टर है, आज इसको छोटे से में निपटाते हैं फटाफट से, ठीक है। फिर आपकी प्रॉपर जो वीडियोस हैं वो अब कल से आपको और मिल जाएंगी। वैसे हम कल से ही वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप लोग जब भी पेमेंट करेंगे आपको बस वही स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको दूसरे ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर देंगे हम। जिस तरीके से अभी तक आपको पर्सनली मैसेज मिल रहे थे वैसे ही दूसरे से भी मैसेज मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपको जैसे आपने पहले पेमेंट करी थी वैसे ही पेमेंट कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट वापस उसी नंबर पे 7900 पे सेंड कर दीजिए। दोबारा से आपको लेक्चर्स उसी वीडियो से सेम वैसे ही फॉर्मेट में चलती रहेंगी आपकी क्लासेस, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए
अब देखिए एसिड एंड बेस में सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हम बेसिकली जानते हैं किसी भी एक एसिड के बारे में, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें जो हम जानते हैं एसिड के बारे में, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं एक एसिड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम एक एसिड को क्या समझ के चलते हैं, तो हमारे लिए एसिड मतलब समझते हैं ना, हमारे लिए एसिड क्या है, अम्ल है जो स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा, खट्टा इन द सेंस सोर होगा, ठीक है। अम्ल या एसिड वह जो स्वाद में खट्टा होता है। ऐसे रासायनिक अभिकारक या ऐसे रासायनिक उत्पाद या ऐसी रासायनिक वस्तुएं, कुछ भी बोलिए, जो स्वाद में खट्टे हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ऑल दोज केमिकल सब्सटेंसेज हैविंग सोर टेस्ट आर नोन एज एसिड्स। एसिड या अम्ल क्या होते हैं, सोर, खट्टे होते हैं टेस्ट में। अच्छा, केवल खट्टे होते हैं या और भी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। अम्लों की और भी कोई विशेषताएं हैं या केवल खट्टेपन से पता कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली 9th 10th में आप देखेंगे अम्ल की विशेषता या एसिड की विशेषता में जो पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा कि एसिड को जब आप पानी में डालते हैं, अम्ल को जब आप पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन H+ आयन रिलीज करते हैं, H+ आयन निकालते हैं। एसिड को जब भी आप पानी में डालेंगे तो ये क्या निकालेगा, H+ आयन निकालेगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए HCl है, HCl को आपने पानी में डाला, ठीक है। H2O ज़्यादा प्रॉपर है नहीं, यहाँ पे वाटर लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। HCl एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसे। पानी में डालते ही ये दो भागों में टूटेगा, H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो ये जो आपको यहाँ पर H+ आयन दिख रहा है, ये आइडेंटिफाई करता है कि जो चीज़ आपने पानी में मिलाई थी वो क्या थी, एसिड थी, क्योंकि यही वो H+ आयन है जो एसिड पानी में डालने पे रिलीज करता है या देता है। सो एसिड क्या देता है, H+ आयन देता है जब भी उसको किस में डाला जाएगा, पानी में डाला जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रहा एसिड और वाटर का सब रिएक्शन है, उसमें भी आप इसे लिख सकते हैं। एसिड की जर्नल प्रॉपर्टीज में भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें भी हैं। अब होता यह है कि कुछ इंडिकेटर, यानी कि परीक्षणकर्ता या परीक्षक जो हैं, कुछ परीक्षण है जिनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज एसिड है, अम्ल है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 3 परीक्षण हैं। पहला है लिटमस टेस्ट, जिसे हम लिटमस पेपर टेस्ट भी कह देते हैं। हिंदी इंग्लिश सभी ध्यान देंगे, सेम ही चीज है, लिटमस ही है। लिटमस के अलावा एक है हमारे पास फिनोल्फ्थलीन टेस्ट। फिनोल्फ्थलीन, और फिनोल्फ्थलीन के अलावा एक और है जिसे काफ़ी ज़्यादा यूज भी किया जाता है, जिसे हम कह देते हैं मिथाइल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज। इंग्लिश हिंदी ध्यान देंगे सेम होता है, मैथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज। ये सब परीक्षण करने वाली चीज़ें हैं या इंडिकेटर्स हैं। लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, तीनों याद रखेंगे। इसके अलावा प्याज वगैरह भी है, वो भी मैं आपको MCQ वाले में कराऊंगा अभी, ठीक है। ये देखिए, लिटमस, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज, ये क्या है, इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ एसिड है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम इस चीज़ों के बारे में देखें, इनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। लिटमस, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, तभी तो आगे पढ़ पाएंगे आप, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ये ऐसे लिख लीजिए, फिर एक बार लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज को समझते हैं, फिर वापस यहीं पर लौटेंगे। चलिए फटाफट से इसे उतारिए। हाँ, ये उतार लीजिए फटाफट से। और दूसरा है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा
जल्दी मुद्रा जल्दी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक एक बार हम लिटमस, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज को पहले समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से हम चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो इसको आप अलग से देख लेंगे एक बार। ठीक है, ये अलग से देखना भी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से ही आपका डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब जरा देखिए, सबसे पहले लिटमस, जो लिटमस है इसके बारे में आपको ध्यान देना है। लिटमस पेपर टेस्ट होता है, तो एक पेपर जैसा पेपर होता है, जैसा फिल्टर पेपर होता है, छानने वाला जो पेपर होता है लेबोरेटरीज के अंदर, वैसा ही होता है लिटमस पेपर एक। लेकिन लिटमस पेपर के बारे में आप ध्यान देंगे कि ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। क्या है? ये एक प्राकृतिक परीक्षक है। अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए, एसिड और बेस के परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए लिटमस जो है प्राकृतिक या नेचुरल सब्सटेंस है, एक नेचुरल उपकरण है जिसका अपना कलर, न्यूट्रल कलर, जब ना एसिड हो ना बेस हो, अम्ल भी नहीं डाला है, क्षार भी नहीं डाला है, अपना सामान्यतया न्यूट्रल अवस्था में है, तो इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है, बैगनी होता है। ठीक है, पर्पल कलर आप कह लीजिए, पर्पल कलर होता है। अच्छा, अगर लिटमस पेपर आपका प्राकृतिक है तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये एक पौधे से मिलता है जिसे लाइकेन कहा जाता है, प्लांट से मिलता है लाइकेन। लाइकेन वैसे अगर आप देखेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, बहुत सारे लाइकेन्स होते हैं, पेड़ वगैरह में भी चिपके रहते हैं ये लाइकेन से मिलता है लिटमस, जो कि न्यूट्रल कलर में बैगनी होता है। अम्ल या क्षार डालने पर, एसिड या बेस डालने पर अपना नेचुरल कलर, न्यूट्रल कलर बदल देता है। ऐसे ही लिटमस के अलावा अगर आप देखेंगे फिनोल्फ्थलीन, जो फिनोल्फ्थलीन है, फिनोल्फ्थलीन अपने आप में नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। ये कैसा है? मानव निर्मित है, इंसान ने इसे बनाया, अलग अलग रासायनिक प्रयोगों से, रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे इंसानों ने बनाया, तो ये आपका नेचुरल नहीं है। ठीक है, ये कैसा है? आपका मैन मेड है, ध्यान देंगे इसको। ठीक है, मैन मेड है, नॉट नेचुरल है। अब इसके बारे में अगर बात करें कि फिनोल्फ्थलीन जो है, इसका ओरिजिनल कलर जब ये न्यूट्रल होता है तो इसका कलर क्या होता है? जब इसमें कुछ ना मिलाया गया हो तो ये कैसा होता है? तो ये आपका कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता जब इसमें एसिड और बेस ना डाला जाए। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन हो गया, लिटमस हो गया। इसके अलावा लिटमस है, फिनोल्फ्थलीन है, इसके अलावा मैथिल या मिथाइल ऑरेंज जो है, जो मिथाइल ऑरेंज है, ये भी आपका कैसा सब्सटेंस है? मैन मेड सब्सटेंस है या अननेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है ना, रेडीमेड सब्सटेंस आप इसको कह सकते हैं। ये भी आपका क्या है? मैन मेड है। और इसका भी न्यूट्रल कलर जो है वो कैसा होगा? जैसा इसमें लिखा हुआ है, न्यूट्रल कलर किसका कैसा होगा? इसका ऑरेंज। ऑरेंज समझते हैं, नारंगी कलर। ऑरेंज या नारंगी कलर होता है। ये तो इनकी ओरिजिनल न्यूट्रल स्टेट रही, प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। अब मान लीजिए मैं लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट करता हूं, इंडिकेटिंग करता हूं एसिड्स की, अम्ल की। अगर लिटमस टेस्ट करते हैं, समझते जाइए, लिटमस टेस्ट किया और लिटमस पेपर में मैंने क्या डाल दिया? अम्ल डाल दिया, तो क्या होगा? अम्ल करता है ब्लू टू रेड, नीले को लाल। नीले को लाल और बैगनी को लाल एक ही चीज है। अगर मान लीजिए लिटमस पेपर है, मैंने इसमें पहले बेस डाल दिया, क्षार डाल दिया, तो इसका जो कलर है नीला हो जाएगा। उसमें अम्ल डालूंगा तो लाल हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कुछ नहीं था, नेचुरल लिटमस पेपर मैंने आपको दिया, आपने एसिड डाला तो बैगनी से लाल। तो इसीलिए लिटमस में लिखा जाता है अम्ल लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में अम्ल बदल देता है। फिनोल्फ्थलीन, ये है आपका फिनोल्फ्थलीन। अगर जैसे आपने फिनोल्फ्थलीन का इस्तेमाल किया, फिनोल्फ्थलीन में अम्ल की कुछ बूंदें डाली,
एसिड डाला तो आपको दिखाई देगा फिनोल्फथैलीन का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, फिनोल्फथैलीन कलरलेस रहेगा, रंगहीन रहेगा, रंगहीन रहेगा, कलरलेस रहेगा। लिटमस पेपर, अम्ल अगर लिटमस पेपर पे डाला जाए तो लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है। फिनोल्फथैलीन कैसा रहता है? कलरलेस रहता है। फिनोल्फथैलीन कैसा रहता है आपका? कलरलेस रहता है। इतना ठीक है ना? चलिए ठीक है, लिटमस पेपर आपका नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। फिनोल्फथैलीन क्या है आपका? फिनोल्फथैलीन आपका मैन मेड सब्सटेंस है। फिनोल्फथैलीन क्या है आपका? मैन मेड सब्सटेंस है, ठीक है। चलिए अब क्या बच गया आपका? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल या मैथिल ऑरेंज में जब आप एसिड या अम्ल को डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज में जब आप किसी अम्ल या एसिड को डालते हैं तो आप पाते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का जो रंग है वह कैसा हो जाएगा आपका? रेड कलर हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा वो आपका? अप्रॉक्स रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये उतार लीजिए, ये सारा उतार लीजिए। ये ठीक है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एसिड और पानी, अम्ल और वाटर को मिलाया जाए तो H+ आयन रिलीज करते हैं। लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देंगे, फिनोल्फथैलीन को कलरलेस ही छोड़ते हैं, मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर का कर देते हैं। ये आपके क्या हैं? एसिड्स हैं, अम्ल हैं। फटाफट से ये उतार लीजिए, फिर बेस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। चलिए अब जरा देखिए, देखिए फिर आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपने, ठीक है। चलिए कोई नहीं, देख लेंगे। चलिए देखिए, अब आपका एसिड की जगह क्या आता है? बेस। जैसा एसिड है वैसा ही एसिड का जस्ट ऑपोजिट एक सब्सटेंस है जिसे कहा जाता है बेस। बेस का मतलब होता है क्षार। साबुन वगैरह जो है वो सब बेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए अब जरा इनके बारे में देखिए। सबसे पहले तो जो बेस है या क्षार है, ये स्वाद में कैसा होता है? तो ये स्वाद में कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, सोप लाइक टच होता है, साबुन की तरह स्पर्श होता है। आज का आप टेलीग्राम का क्विज देखिए, उसमें ये क्वेश्चन आया है। सोप लाइक टच, साबुन सा स्पर्श प्रतीत होता है, साबुन सा स्पर्श, साबुन सा स्पर्श प्राप्त होगा, ठीक है, बेस में। अच्छा, बेस भी तो पानी के साथ रिएक्शन करेगा ना, यानी कि अगर आप क्षार को जल में मिलाएं, बेस प्लस वाटर, ठीक है, बेस प्लस वाटर करेंगे तो क्या होगा? OH नेगेटिव आयन रिलीज होता है, ठीक है, OH नेगेटिव आयन रिलीज होता है। हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं इसको, OH नेगेटिव आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। जैसे बेस का एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को जब भी आप पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? Na पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेगा। अब जो ये आप OH नेगेटिव आयन देख रहे हैं ना, यही OH नेगेटिव आयन कौन सा नेगेटिव आयन है? वो आयन है जो हमें बताता है कि जो चीज पानी में डाली गई वो क्षार थी, बेस थी, ठीक है। तो एसिड सोर इन टेस्ट, बेसिस बिटर इन टेस्ट। एसिड प्लस वाटर H पॉजिटिव, बेस प्लस वाटर OH नेगेटिव। और एक एग्जांपल जो है वो आपको पता होना ही चाहिए। इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर चीजें यही हैं, ठीक है ना। हाँ, लिटमस पेपर पे अगर बेस डाला जाए तो क्या होगा?
अम्ल या एसिड ने ब्लू को रेड किया था, ये क्या कर देंगे, रेड को ब्लू, रेड को ब्लू, लाल को नीला, रेड टू ब्लू, लाल को नीला कर देंगे। फिनोल्फ्थेलीन को क्या करेंगे, फिनोल्फ्थेलीन को अम्ल एसिड कलरलेस रखते हैं, जबकि क्षार उसे पिंक कलर का कर देते हैं, गुलाबी कलर का कर देते हैं। फिनोल्फ्थेलीन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा अगर आप उसमें बेस मिलाएंगे। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है जब एसिड डालते हैं, लेकिन जब आप बेस डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो कैसा मिलता है आपको, वो आपको मिलेगा येलोइश कलर, येलो कलर, पीला कलर आपको अप्रॉक्स मिलेगा। ये आपके एसिड और बेस, अम्ल व क्षार की सामान्य घटनाएं हैं। एसिड के अंदर ही मैं कुछ चीज़ें आपसे जो एमसीक्यू में पूछी जाती हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। एमसीक्यू में पूछी जाती है, मैं यहाँ बता देता हूँ। बेस के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो प्याज, प्याज या अनियन, पहली चीज। दूसरी चीज वनीला, आइसक्रीम जो आप यूज करते होंगे वनीला वाली, वही वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला, ठीक है, वनीला ही लिखेंगे। ये दो चीजें, प्याज और वनीला, अपनी एक स्पेसिफिक स्मेल, अपनी एक स्पेसिफिक स्मेल रखती हैं, विशिष्ट गंध होती है इनकी। अगर आपने कभी प्याज वगैरह काटा हो या वनीला आइसक्रीम खाई हो तो आपको इनकी स्पेसिफिक ऑर्डर मिली होगी, स्पेसिफिक स्मेल, विशिष्ट गंध, खुशबू, समझ रहे हैं ना, विशिष्ट गंध, खुशबू आई होगी। अगर आपने इनमें से किसी में भी बेस डाल दिया, क्षार डाल दिया, तो इनकी विशिष्ट गंध समाप्त हो जाती है या खत्म हो जाती है। जैसे ही आप इस विशिष्ट गंध को बेस इसमें डालेंगे, प्याज और वनीला में क्षार डालेंगे, बेस डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो इनकी जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। वहीं अगर आप इस पे क्या डालें, एसिड डालते हैं, अम्ल डालते हैं, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसी खुशबू आ रही थी आती रहेगी, स्मेल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ गए ना, स्मेल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये ठीक है, ये उतारिए फटाफट से। ठीक है ना, चलिए इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं जरा पूरा हटा रहा हूँ, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एमसीक्यू है ये। अब आप लोग कहेंगे सर एमसीक्यू नहीं करा रहे हो, ये सब एमसीक्यू है। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक एसिड को फिनोल्फ्थेलीन में डालने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, येलो, पिंक, रेड, ब्लू। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिनोल्फ्थेलीन को एसिड में डालेंगे, कलरलेस मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। आपके तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आएंगे बढ़िया से। अब हर एक चीज में आप एमसीक्यू एमसीक्यू ही कह रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू का मतलब क्लास में एमसीक्यू ही चल रहे हैं आपके, मैं चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये सब एमसीक्यू हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, ये सारी चीजें नोट कीजिए, ये सब एमसीक्यू हैं। क्या पूछ ले आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं। अब सोचिए अगर मैं आपसे इनके एमसीक्यू बना के पूछना शुरू कर दूं, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, 4 ऑप्शन दूंगा। फिर मैं आपसे कहूंगा लिटमस है एक प्राकृतिक, एक अभी का ये मैन मेड, ऐसे 4 ऑप्शन, 2 क्वेश्चन। तीसरा, न्यूट्रल लिटमस का कलर कैसा होता है। फिर अगले 3 क्वेश्चन हो गए ना। चौथा, अम्ल डालने पर क्या होगा। अगला, क्षार डालने पर क्या होगा। अब बताइए 5 क्वेश्चन की जगह हमने एक ही में निपटा दिया। अब जो आप क्वेश्चंस कह रहे हैं वो प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जल्दी आपकी क्या होगी, मैं अपनी भी सीरीज स्टार्ट करूंगा। एनसीईआरटी तो चलती है, साथ में मैं भी चाह रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा ल्यूसेंट वगैरह भी कवर कर लें, साथ में एनडीए वगैरह की बुक्स के एमसीक्यूज भी कवर कर लें जर्नल साइंस के लिए, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए वो कर रहे हैं हम। ये देख लीजिएगा, ये उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें जो आपके कंसेप्ट आते हैं उनकी तरफ भी बात कर लेता हूँ। आपके उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट आया है, स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड,
वीक बेस, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ, इधर हिंदी में देख लीजिएगा, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, यहां दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार क्या होते हैं जरा समझिए। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा हार्श ऐसा अपने आप में बहुत बड़ा कहने के लिए कुछ नहीं है। एसिड बहुत पावरफुल एसिड है ना, तो जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये बहुत जल्दी H+ को रिलीज कर देगा। ध्यान से समझते रहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, जैसे आप पानी में डालेंगे बहुत जल्दी H+ रिलीज कर देगा। बहुत जल्दी H+ करने का मतलब रिएक्टिव बहुत तेज है ना, ये रिएक्टिविटी इसकी हाई है, तेजी से रिएक्ट करता है। तेजी से रिएक्ट करता है तो टूटता भी तो होगा ना, डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है, बहुत तेजी से टूटेगा। पानी में डालोगे तेजी से H+ आयन देगा, तेज रिएक्टिव होगा और डिसोशिएट होगा, टूट जाएगा। ऐसे ही बेस क्षार अगर प्रबल है तो जैसे आपने पानी में डाला क्या देगा, एकदम बहुत ही तेजी के साथ OH नेगेटिव देगा, साथ में बहुत ही बढ़िया रिएक्टिव होगा, तेज रिएक्टिव होगा। इसके अलावा बहुत ही तेजी से ये भी क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। यानी कि एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार का अगर आपको एग्जाम्पल लेना हो तो आप HCl जो है वो लिख सकते हैं। एक प्रबल अम्ल है जिसे आप पानी में डाल देंगे ये H+ और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। प्रबल क्षार है आपका NaOH, पानी में डालते ही Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा। ऐसे अब इसी के आधार पर आप दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार भी पढ़ सकते हैं। कैसे? वीक एसिड, दुर्बल अम्ल पानी में डालेंगे तो H+ आयन तो देगा लेकिन कम देगा, थोड़े लोअर H+ आयन देगा। लोअर H+ आयन देगा तो लो रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा, कम अभिक्रियाशील होगा, ये उच्च अभिक्रियाशील होगा, है ना। और इसका जो डिसोसिएशन है, जो टूटना है, वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। एसिटिक एसिड वगैरह आप इसके अंदर लिखते हैं, कार्बोनिक एसिड लिखते हैं, एसिटिक एसिड लिखते हैं, या RCOH वाले मैक्सिमम एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं, CH3COH, ठीक है, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड वगैरह इसके अंदर आते हैं, है ना। हाँ, बेस की बात करें तो बेस भी ऐसा ही होगा, पानी में डालेंगे तो OH नेगेटिव देगा लेकिन बहुत कम देगा, कम देगा तो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा तो टूटेगा भी कम, तो डिसोसिएशन भी क्या होगा, कम होगा। CaOH का होल ट्वाइस टाइप के जो बेस हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले जो बेस हैं वो वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। तो प्रबल और दुर्बल, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब यहां से एक और चीज है, ये तो रही स्ट्रॉन्ग और बेस, एक होता है कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र, और एक होता है डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब तरल या विरल। अब जरा सोचिए, सांद्र का मतलब जिसमें पानी कम हो, अम्ल ज्यादा। पानी कम होगा, अम्ल ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है। ऐसे जो डाइल्यूट होगा वो क्या होगा, आपका वीक होगा। ये चीज याद रखिएगा। एवरी कंसंट्रेटेड एसिड इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एवरी डाइल्यूटेड एसिड इज ऑलवेज अ वीक एसिड, एवरी डाइल्यूटेड बेस इज ऑलवेज अ वीक बेस। ये चीज दिमाग में रखिए। प्रत्येक सांद्र अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है, प्रत्येक सांद्र क्षार एक प्रबल क्षार होता है। वहीं एक तरल दुर्बल अम्ल होगा, अगर एक तरल अम्ल है तो वो दुर्बल अम्ल होगा, तरल क्षार है तो वो दुर्बल क्षार होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन आप आज और करेंगे। क्वेश्चन ये है, डाइल्यूशन होगा कैसे? पानी डाला जाए, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में पूछा है, या पानी में एसिड को डाला जाए। एक बीकर है, इसमें आपके पास एसिड है,
इसमें आपके पास पानी है, क्या करेंगे, पानी को एसिड में डालेंगे कि एसिड को पानी में? इस प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा कल की वीडियो लेक्चर में, ठीक है। कल को आपको एसिड और बेस का ये चैप्टर हम पूरा खत्म कर देंगे, ये उतार लीजिए, और चैप्टर जो है वो फिर हम इसके आगे जो बचा है वो कल और अगली वीडियो में फिर कार्बनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में करेंगे, और ऐसे आपका ये जो चैप्टर है ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से उतार लीजिए, खत्म कीजिए इसे, चलिए।